नमस्कार दोस्तों, बाईजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 11 दिसंबर 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों की हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के आधार पर संभावित मुख्य परीक्षा के प्रश्न और उनकी उत्तर संरचना पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के अपनी चर्चा को हम प्रारंभ करने से पहले आज के सत्र के विषय देख लेते हैं। पहला हमारा विषय है अधूरे एजेंडे के रूप में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वस्तु और सेवा कर में जो प्रमुख समस्याएं हैं और लागू होने के बाद भी अभी भी कुछ समस्याएं जो बनी हुई हैं, उनके संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। दूसरा, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता। खास तौर से अगर कोविड-19 की स्थितियों में देखें तो ऑनलाइन शिक्षा का जिस तरह से प्रचलन बढ़ा है, उससे शिक्षकों पर भी मानसिक दबाव की स्थिति बनी है और इसी संबंध में आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा है। कृषि सुधार, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए प्रमुख रूप से किस तरह से प्रयास होने चाहिए, उसके संबंध में आलेख में चर्चा है। चौथा हमारा विषय होगा केंद्र सरकार पराली को जैव ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, यानी पराली जलाने की जो स्थितियां हैं उनको समाप्त करने के लिए इसका जैव ईंधन के रूप में प्रमुख रूप से जो उपयोग है वो सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। आज के हमारे अंतिम आलेख में हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को एक पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है, यानी वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से प्रयास चल रहे हैं उस दिशा में ये एक बड़ा कदम है। अंत में संभावित जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे उनकी हम यहाँ पर उत्तर संरचना की चर्चा करेंगे। आज के अपने पहले विषय को हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एज एन अनफिनिश्ड एजेंडा। 1 जुलाई 2017 को जब भारत में जीएसटी लागू किया गया तो प्रमुख रूप से उद्देश्य ये था कि अप्रत्यक्ष करों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्थितियां हैं उनमें एक समानता लाई जाए, यानी व्यापारिक गतिविधियों को नुकसान इससे हो रहा था कि केंद्र और राज्य के स्तर पर अलग अलग अप्रत्यक्ष कर लगते थे और ये व्यापारिक स्थिति को काफी दुष्कर बनाता था। इसके कारण से भारत में प्रमुख रूप से जो निवेश था उसे आकर्षित करने में समस्याएं आ रही थी और इसी कारण से प्रमुख रूप से केंद्र और राज्यों के अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर जीएसटी के रूप में एक कर सुधार 2017 में लागू किया गया। लेकिन वर्तमान स्थितियों में अगर हम देखें तो माना जा रहा है कि जो आधार था प्रमुख रूप से, यानी एक भारत एक कर, वो स्थिति वर्तमान में नहीं बन पा रही है। जैसे अगर हम सामान्य रूप में देखें तो भारत में जीएसटी की कई दरें लागू हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। इसी के साथ साथ 0% पर भी कुछ वस्तुएं हैं और साथ साथ अगर हम देखें तो जहां पर सरकार छूट देती है कंपोजिशन लेवी योजना, वहां पर अलग दरें हैं, या अगर हम आभूषणों की बात करें वहां पर अलग दरें हैं। तो इस तरह से कई दरें जीएसटी में लागू होती हैं। तो एक दर एक देश का जो सिद्धांत था वो पूर्ण रूप से अभी स्थितियों में दिख नहीं रहा है। इसी के साथ साथ कई वस्तुएं ऐसी भी हैं जो जीएसटी में शामिल नहीं है। जैसे अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो इसी आधार पर आलेख में चर्चा है कि जो सुधार 2017 में शुरू किए गए थे वो अंतिम रूप में अभी पूर्ण रूप में नहीं हो पाए हैं और कुछ कमियां हैं जिनको भविष्य में जल्दी दूर करने की आवश्यकता है। जीएसटी लागू होने से अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से लाभ हो सकते थे, जिनकी संभावना व्यक्त की गई थी। पहला प्रमुख रूप से लाभ ये माना जा रहा था कि अगर जीएसटी लागू होगा तो केंद्र और राज्य के स्तर पर एकल कर जब हो जाएगा तो ये करों की वसूली को बढ़ाएगा, यानी हमारी जो जीडीपी है उसकी तुलना में जो हमारा कर होता है उसका जो अनुपात है वो सुधरेगा। और कुछ स्थितियां सुधरी भी हैं लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर एक परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये एक पहला बड़ा लाभ माना जा रहा था। दूसरा प्रमुख उद्देश्य था करों का जो कैस्केडिंग प्रभाव है वो समाप्त करना, जिसे हम बोलते हैं श्रृंखला एक तरह से जो प्रभाव। इस प्रभाव को अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो हमारा जो जीएसटी है वो एक तरह से प्रमुख रूप से जो मूल्यवर्धन है उस पर आरोपित किया जाता है, यानी जो भी मूल्यवर्धन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, उस पर प्रमुख रूप से आरोपित किया जाता है। मान लेते हैं कोई कच्चा प्लास्टिक है जो ए के द्वारा बी को सप्लाई किया गया है और बी ने इस कच्चे प्लास्टिक पर काम करके कुछ इस तरह से प्लास्टिक को परिवर्तित कर दिया है कि उससे अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक के बर्तन बनाए जा सकते हैं। तो ये 100 रुपए का जो कच्चा माल है, बी ने इसका मूल्य बढ़ा दिया कितना, 200 रुपए। तो कर लगेगा 100 से 200, यानी मूल्यवर्धन कितना हुआ है, 100 रुपए। तो जीएसटी के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि जो मूल्यवर्धन है, जो वैल्यू ऐड की जा रही है, उस पर प्रमुख रूप से कर आरोपित किया जाए। तो ये करों का जो श्रृंखला प्रभाव होता है, जो एक कर लग चुका है और फिर बार बार उसी पर लगता जा रहा है कर, उस प्रक्रिया को जीएसटी के माध्यम से रोका गया और यह व्यापारिक स्थितियों को आसान करने में एक बड़ा कारण माना जाता है। तीसरा उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी, यानी जो काम की प्रक्रियाएं हैं वो तीव्र हो पाएंगी और जो भी एक तरह से सरकारी बाधाएं हैं वो कम होंगी, क्योंकि करों की जो स्थिति है केंद्र राज्य के स्तर पर उनमें एक कमी आएगी। साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मकता है वो बढ़ेगी,
क्योंकि जैसे जैसे व्यापार में निवेश बढ़ेगा, आपस में प्रतिस्पर्धा की स्थिति मजबूत होगी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी और ये अर्थव्यवस्था में रोजगार की संभावना को बढ़ाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के लिए एक तरह स्थितियों को मजबूत करेगा। राजकोषीय संघवाद की स्थिति भी मजबूत होगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो केंद्र के कर हैं और जो राज्य के कर हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा और राज्य और केंद्र के बीच में जो साझेदारी है वो एक तरह से मजबूत होगी। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो इसमें दोनों भाग शामिल होते हैं, केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी, या अगर मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश है तो यूटी जीएसटी। तो राजकोषीय संघवाद की जो स्थिति है वो इससे मजबूत होगी, इस तरह की आशा थी। इसी के साथ साथ अगर राज्यों को कर में कोई नुकसान हो रहा था तो उसके लिए राज्यों को मुआवजे की यहाँ पर स्थिति बनाई गई थी और ये 5 साल के लिए व्यवस्था बनाई गई। जीएसटी के माध्यम से सरकार ने प्रावधान किया कि अगर राज्यों को जो राजस्व प्राप्त हो रहा है जीएसटी के बाद उसमें लगातार 14% की एक वृद्धि नहीं होगी तो सरकार जो कमी रहेगी उसकी भरपाई मुआवजे के रूप में करेगी। और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया गया जो राज्यों को मुआवजा देने के लिए उपयोग किया जाता है। अंतिम रूप में आप देखें तो जीएसटी की कई दरें लगाई गई, कई प्रकार से छूट दी गई। तो प्रमुख उद्देश्य ये था कि अर्थव्यवस्था का हर भाग प्रमुख रूप से जीएसटी का लाभ प्राप्त कर पाए, क्योंकि जीएसटी की एक दर का मतलब है कि भारत में सभी लोग लगभग समान आय के स्तर पर हैं और ये स्थिति भारत में नहीं है। तो आय के स्तर में जो असमानता है उसके कारण प्रमुख रूप से माना यह जाता है कि अलग अलग जो दरें हैं अलग अलग वस्तुओं की वो लगाई गई हैं। बिना ब्रांड की अगर हम खाद्य वस्तुओं की बात करें तो वहां पर जीएसटी की जो दर है वो 0% है। तो सरकार के द्वारा जीएसटी की जो दरें हैं वो अलग अलग अर्थव्यवस्था के जो भाग हैं उनके एक तरह से जो क्षमताएं हैं उनको देखकर एक तरह से लगाई गई। इसी के साथ साथ जीएसटी में विभिन्न प्रकार की जो छूट है वो भी छोटे व्यापार करने वाले हैं उनको प्रमुख रूप से देने की व्यवस्थाएं बनाई गई। तो इस रूप में अगर हम देखें तो जीएसटी के ये प्रमुख लाभ थे जिसके रूप में अर्थव्यवस्था में लाभ की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों को पहुंच पाए, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। जीएसटी के ढांचे में 2 सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं जो जीएसटी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी मानी जाती हैं, उनमें पहली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जीएसटी परिषद। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और सदस्यों की बात करें तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री सदस्य होते हैं। इसी के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर वित्त मंत्री की व्यवस्था है वो यहां पर सदस्य के रूप में होते हैं। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जो प्रतिनिधि जीएसटी परिषद में आते हैं उन्हीं में से किसी मंत्री को चुनकर उपाध्यक्ष का एक पद दिया जाता है। आप ध्यान रखें, जीएसटी परिषद की बैठक तभी हो सकती है जब कुल सदस्यों का 50% बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थित होता है। यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जो इस परिषद में प्रतिनिधित्व पाते हैं तो उनका जो वोट का भार होता है वो 2/3 होता है और केंद्र के मतों का जो भार होता है वो 1/3 होता है। और 75% जब मत एक तरह से किसी भी निर्णय के पक्ष में होता है तभी उस निर्णय को एक तरह से लागू किया जा सकता है। तो बहुमत के लिए 75% एक तरह से वोट आवश्यक हैं। जीएसटी परिषद के द्वारा जीएसटी के संबंध में जो भी प्रमुख निर्णय हैं वो लिए जाते हैं, यानी कौन सी इसमें दरें होंगी, कौन सी वस्तु सेवाएं शामिल हैं, किसी वस्तु सेवा को हटाना है, वो सारे प्रावधान प्रमुख रूप से जीएसटी परिषद के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। एक दूसरा संगठन प्रमुख रूप से यहाँ पर काम करता है जीएसटीएन, जिसके माध्यम से पूरे जीएसटी के ढांचे को अगर हम देखें तो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर जो संचालित करने की स्थिति है भारत में वो मजबूत किया जाता है। और ये कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में यह जीएसटी से संबंधित जो भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक ढांचा है वो प्रमुख रूप से उपलब्ध कराती है। और ध्यान रखें कि यहाँ पर केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 24.5% है। अगर हम राज्यों की बात करें और राज्य के वित्त मंत्रियों की जो एम्पावर्ड कमेटी होती है यानी अधिकार प्राप्त समिति, उसकी जो हिस्सेदारी है वो भी 24.5% है। इसी के साथ साथ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों की 10-10% हिस्सेदारी है। आईसीआईसी बैंक, एनएससी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी भी 10% हिस्सेदारी है और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की 11% हिस्सेदारी है। जीएसटी को लागू हुए लगभग 4 वर्ष का एक समय बीत चुका है और उसके बाद की स्थितियों में अगर हम प्रमुख समस्याओं का आकलन करें तो पहली बड़ी समस्या कि जो भी एक तरह से राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अगर हम सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की तुलना में देखें तो उसके अनुपात में एक गिरावट आई है और प्रमुख रूप से भारत के 18 जो प्रमुख राज्य हैं वहां पर एक गिरावट देखी गई है।
इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कुल जीएसटी में केंद्र की जो हिस्सेदारी है उसमें 6% की वृद्धि हुई है, जबकि राज्यों की जो हिस्सेदारी है जीएसटी में उसमें 4.5% की ही वृद्धि हुई है। राज्य और केंद्र को जो भी जीएसटी मिल रहा है उसकी अगर हम वृद्धि की दर देखें तो केंद्र को ज्यादा वृद्धि हो रही है और राज्यों को कम हो रही है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो राज्य कहीं ना कहीं जीएसटी का जो वर्तमान ढांचा है उसमें एक घाटे की स्थिति में पहुंच रहे हैं। जीएसटी के लिए आप ध्यान रखें कि ये गंतव्य आधारित कर है, यानी वस्तु का सेवा का जहां उपभोग किया जा रहा है अंतिम रूप में वहां पर जीएसटी आरोपित होता है। तो अगर हम मान लें कि ए राज्य से कोई वस्तु बनती है और बी राज्य में उसकी खपत की जा रही है, तो ये उत्पादक है और ये उपभोग, तो यहां पर प्रमुख रूप से जीएसटी प्राप्त किया जाएगा। जहां पर उत्पादन हुआ है और जहां पर उपभोग हुआ है तो प्रमुख रूप से जो जीएसटी इनको प्राप्त हो रहा है उसमें एक अंतर देखा जा रहा है। तो प्रमुख रूप से माना यह गया है कि जिन राज्यों में उत्पादन होता है, जो विनिर्माण कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहां पर एक तरह से राजस्व में उनको नुकसान हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, एक बड़ा विनिर्माण का राज्य है, या अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो विनिर्माण वाले जो राज्य हैं जहां पर उत्पादन हो रहा है और खपत, जैसे हम मान लें उत्तर प्रदेश में खपत हो रही है या बिहार में खपत हो रही है, तो उत्पादन जहां पर हो रहा है उसके विपरीत जहां पर खपत हो रही है वहां पर प्रमुख रूप से जीएसटी आरोपित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो उत्पादक राज्य है उनको कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति बनती है और जहां पर उस वस्तु और सेवा का उपभोग किया जा रहा है उन राज्यों को वो नुकसान नहीं होता है। आप ध्यान रखें, अंतरराज्यीय जब व्यापार होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो वहां पर आप ध्यान रखें आईजीएसटी आरोपित किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एकीकृत वस्तु और सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो एकीकृत वस्तु और सेवा कर है ये जरूर एक तरह से अंतरराज्यीय व्यापार में आरोपित होता है और राज्यों को प्राप्त होता है, लेकिन उत्पादन करने वाले राज्य और जो उपभोग करने वाले राज्य हैं उनकी तुलना में हम देखें तो जो उपभोग करने वाले राज्य हैं उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी है। तो ये स्थिति भी जो उत्पादक राज्य हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक है। इसीलिए राजस्व तटस्थ दरों की जो बात की जा रही थी वो सही रूप में लागू ही नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ राज्यों को ज्यादा लाभ हुआ, कुछ को उतना लाभ नहीं हुआ। तो ये बराबर के लाभ की जो स्थिति है राज्यों में उसको नहीं बनाता। इसी के साथ साथ देखें कि बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न हैं जो बिना ब्रांड के हैं और उन पर जीएसटी 0% लगाया जाता है। तो जिन राज्यों के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है उन राज्यों को एक तरह से जो जीएसटी है उस स्थिति का एक नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक बड़ी यहाँ पर समस्या देखी जा रही है। राज्यों के स्तर पर अगर हम देखें तो जीएसटी के पहले वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स, जिसको हम बोलते हैं मूल्य वर्धित कर, यह प्रमुख रूप से आरोपित होता था। जैसे अभी भी हम देखें तो पेट्रोल डीजल जिस पर राज्यों के द्वारा वैट आरोपित किया जाता है, तो ये जो मूल्य वर्धित कर है प्रमुख रूप से पेट्रोल डीजल को अगर हम छोड़ दें तो इसको शामिल कर दिया गया जीएसटी में। तो माना यह गया कि वैट की तुलना में जो जीएसटी की दरें हैं वो कम है। यानी अगर वैट की दर हम मान लें 20 है किसी वस्तु के लिए जो जीएसटी के पहले थी, तो यही दर अब मान लीजिए अगर 18 है, तो यहां पर क्या है 2% की दरों में कमी हो गई। तो ऐसी स्थिति में राजस्व तटस्थता की जो बात की जा रही थी उसका पालन नहीं हो पाया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ जैसे जैसे जीएसटी की स्थिति बढ़ी, नकली इनवॉइस बनाना, यानी जो भी भुगतान हुआ है, व्यापार हुआ है, उसका नकली इनवॉइस बनाकर जीएसटी में जो भी एक तरह से छूट है वो सरकार से प्राप्त करना, और कर चोरी की स्थिति भी बढ़ी। तो ये जो स्थितियां हुई हैं उससे जो राज्यों को जीएसटी के लाभ हो सकते थे वो सही रूप में लाभ प्राप्त नहीं हुए। जब केंद्र और राज्य के करों को मिलाया गया तो राज्यों ने अपने जिन करों को यहाँ जीएसटी में एक तरह से शामिल किया उससे राज्यों को जो राजस्व में हानि हुई वो लगभग 51.8% थी। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने जिन करों को जीएसटी में शामिल किया उससे उन्हें 28.8% की हानि हुई। तो तुलनात्मक रूप में आप देखें तो जीएसटी के लागू होने से राज्यों को एक तरह से हानि की स्थिति ज्यादा दिखती है। इसके विपरीत जब जीएसटी का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में होता है तो वो बराबर किया जाता है। अगर हम जीएसटी के 18% दर को देखें तो ये दो भागों में बटी होती है, सीजीएसटी यानी केंद्रीय जीएसटी और एसजीएसटी यानी राज्य जीएसटी, जो 9% के दो भागों में बटा होता है। यानी हम देख रहे हैं कि राज्यों ने अपने करों का ज्यादा भाग एक तरह से जीएसटी में शामिल किया है, केंद्र सरकार की तरफ से कम किया गया है, लेकिन जीएसटी का जो बंटवारा है वो केंद्र और राज्य के बीच में बराबर किया जा रहा है। जबकि इस प्रकार की कई विशेषज्ञ समितियां रही हैं जिन्होंने सिफारिश की है कि राज्यों की हिस्सेदारी एक तरह से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने जिन करों को जीएसटी में शामिल कर रहे हैं उससे उनको ज्यादा हानि हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्व तटस्थता की जो स्थिति है वो पूर्णतः विफल रही है।
और अन्य मुद्दे भी देखें जहां पर राज्यों को प्रमुख रूप से राजस्व में हानि की स्थिति दिख रही है। इस कारण से राज्यों के पास एक ही विकल्प बचता है कि जीएसटी के कारण उनको जो भी हानि हो रही है अपने राजस्व में, उसके लिए वो मुआवजे के लिए केंद्र सरकार पर एक तरह से निर्भर हो जाएं। और ये स्थिति राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए काफी खतरनाक मानी जा रही है। मुआवजे की स्थिति भी देखें जहां पर राज्य मुआवजे पर काफी हद तक निर्भर हो रहे हैं। मुआवजे की जो वैधता है वो लगातार एक तरह से जीएसटी के साथ नहीं बन पा रही है। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो कोविड काल में, जबकि जीएसटी के कानून के माध्यम से इस मुआवजे की एक तरह से गारंटी है, लेकिन कोविड काल में सरकार जीएसटी के जो मुआवजा है वो प्रमुख रूप से राज्यों को भरपाई नहीं कर पाई। तो ये स्थिति भी राज्यों को एक तरह से आर्थिक संकट की एक स्थिति में ले जाती है। प्रमुख रूप से जो समस्याएं हैं उनमें राज्यों को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उसको लेकर समस्याएं, अलग अलग दरों की जो स्थिति है, वस्तु और सेवाएं जो अभी भी इसमें शामिल नहीं है उनको अगर हम देखें तो 3 ये प्रमुख समस्याओं के समूह हैं जो जीएसटी के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। और अलग अलग देश जहां पर जीएसटी की स्थितियां थी, अगर हम उनसे तुलना करके देखें तो वहां पर किस तरह से जीएसटी की स्थितियों में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया गया। अगर हम कुछ देशों के उदाहरण देखें, जैसे अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में शून्य एक तरह से जीएसटी की जो दर थी और ज्यादा छूट उसने राजस्व के जो टारगेट थे, जो लक्ष्य थे, उन्हें प्राप्त नहीं होने दिया। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम शून्य जीएसटी दर की बात कर रहे हैं या अलग अलग प्रकार की जीएसटी में जो छूट दे रहे हैं, जैसे हम कंपोजिशन लेवी योजना की बात करें, तो हमें उनमें बड़े सुधार करने की आवश्यकता है। दक्षिण अफ्रीका की तरह अगर हम कनाडा की स्थिति देखें तो वहां पर भी पिछले 30 वर्ष का अनुभव यही कहता है कि जीएसटी की जो दरें 0% हैं और जो भी हम जीएसटी में छूट देते हैं उनको अगर हमें किसी भी तरह से सामंजस्य बैठाना है तो कोशिश ये होनी चाहिए कर की जो दरें हैं उनमें हमें सामंजस्य लाना पड़ेगा। तभी इन स्थितियों में एक तरह से हम संतुलन ला सकते हैं और राजस्व की जो स्थिति घटती हुई है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। एक तीसरा उदाहरण अगर हम ब्राजील का देखें तो ब्राजील में यह माना गया कि अगर हम सामाजिक सुरक्षा लोगों को देना चाहते हैं या सब्सिडी उनको पहुंचाना चाहते हैं तो करों के माध्यम से न होकर अन्य रूपों से होना चाहिए। जैसे अगर हम खाद्य वस्तुएं जो ब्रांड वाली नहीं है उनमें अगर हम 0% की जीएसटी दर लगाते हैं तो ये जहां पर उत्पादन हो रहा है कृषि वस्तुओं का उन राज्यों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सरकार सस्ता अनाज उपलब्ध कराना चाहती है तो इसके लिए सरकार सीधे लोगों को सस्ते अनाज उपलब्ध कराने की योजनाएं संचालित कर सकती है। जिन व्यक्ति, जिन उद्योगों को लाभ देने के लिए शून्य जीएसटी की दरें रखी जाती हैं, असली में उन व्यक्तियों के समूहों की बात करें या उद्योगों को उनका सही से लाभ नहीं मिलता है, जैसा भारत में एक तरह से हो रहा है। हमें ब्राजील से सबक लेकर जीएसटी की दरों में जो 0% की स्थिति है उससे बचना चाहिए और लोगों को जो भी सब्सिडी या सामाजिक सुरक्षा है वो अन्य रूपों से उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। एक और स्थिति अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के उदाहरण के साथ में है। ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी जब लागू हुआ तो अर्थव्यवस्था में इस तरह की स्थितियां थी कि अगर राजस्व में कुछ कमी आती है तो ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था उसका सही रूप में सामना कर सके। इसके विपरीत अगर हम भारत में देखें तो प्रमुख रूप से 2017 में जब जीएसटी लाया गया उसके पहले हमारे यहाँ 2016 में विमुद्रीकरण किया जा चुका था। तो विमुद्रीकरण के कारण अर्थव्यवस्था को एक जो नुकसान की स्थिति दिख रही थी उससे जीएसटी लागू होने से प्रमुख रूप से जो लाभ हो सकते थे अर्थव्यवस्था को वो सही रूप में नहीं हुए। जब भी अर्थव्यवस्था में इस तरह के बड़े सुधार होते हैं तो अर्थव्यवस्था में वो क्षमता होनी चाहिए कि उन सुधारों के अनुसार अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। तो वहां पर भी हमें प्रमुख रूप से ध्यान देने की आवश्यकता थी। तो अंतिम रूप में हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे यहाँ जीएसटी के अलग अलग दरें हैं उनको लेकर जो परिवर्तन है वो तेजी से किए जाए। राज्यों को जो यहाँ पर हानि हो रही है उसको लेकर समस्याएं जल्दी दूर की जाए और मुआवजे की जो स्थिति है उसको गारंटी रूप में राज्यों को उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि राज्यों ने अपने जो कर शामिल किए हैं वो केंद्र की तुलना में उनको ज्यादा राजस्व में हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्यों को जो नुकसान हुआ राजस्व का उसकी भरपाई अवश्य होनी चाहिए। तभी हम एक तरह से जीएसटी जैसा जो बड़ा सुधार है, अगर इस तरह के कोई और सुधार किए जाते हैं तो उनमें हम राज्यों को प्रमुख रूप से साथ में शामिल कर सकते हैं। तो राज्य की भागीदारी तभी होगी जब आर्थिक रूप से वो नया सुधार उनको लाभ देता है। हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, मेक द मेंटल वेलबींग ऑफ टीचर्स ए प्रायोरिटी।
कोविड 19 के समय में जिस तरह से शिक्षकों पर मानसिक दबाव की स्थितियां बढ़ी हैं, उनमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो संबंध है वो शिक्षक की मानसिक स्थिति की एक मजबूती काफी आवश्यक रूप में बताता है। भारत में अगर हम अनुमानित देखें तो 9 मिलियन शिक्षक हैं और माना यह जाता है कि ये एक सजातीय समूह नहीं है, यानी ये शिक्षक एक समूह में नहीं है, इनको हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे पहला समूह केंद्र सरकार के तहत जो भी स्कूल हैं वहाँ पर जो शिक्षक हैं, वहाँ पर हम देखें तो बेहतर योग्यता के साथ काम करने वाले शिक्षक आपको मिलेंगे। काम करने की स्थितियाँ अच्छी हैं, वेतन और प्रणालीगत सुरक्षा, यानी जो भी सामाजिक सुरक्षा का एक तरह से लाभ है वो उनको प्राप्त होता है। दूसरा अगर हम देखें तो निजी स्कूल जहाँ पर फीस काफ़ी कम रखी जाती है, वहाँ पर काम करने वाले जो शिक्षक हैं उनका वेतन भी कम है, काम करने की स्थितियां काफ़ी खराब है, यानी उन पर काम का दबाव ज़्यादा है और उसकी तुलना में वेतन उतना नहीं मिलता है। और अगर हम प्रणालीगत सुरक्षा की बात करें, यानी जो भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ है वो उनको नहीं मिलता है। मध्यम श्रेणी की अगर हम शहरी निजी स्कूलों की बात करें तो वहां पर एक समस्या देखी जाती है कि माता पिता निरंतर रूप में जो भी यहाँ पर शिक्षक काम कर रहे हैं उनकी निगरानी करते हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि शिक्षक प्रमुख रूप से क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, इसके संबंध में माता पिता लगातार अपने विचार देते रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा में जो भी शिक्षक है वो आपके सामने है। और यहाँ पर इस तरह के भी मामले हैं जहाँ पर शिक्षकों का जो उच्चारण है उसको लेकर उन पर दबाव बनाया गया कि आप उसमें परिवर्तन कीजिए। ऑनलाइन के तंत्र में जो भी शिक्षा की स्थिति है वो सीधे अभिभावक के सामने पहुंच रही थी और उसमें जो कमियां थी या जिनको दूर करने के लिए प्रयास हो रहे थे उनके संबंध में अभिभावक के द्वारा दबाव बढ़ाया गया। ये स्थितियां प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों में जो निजी स्कूल हैं उनमें देखी गई। वैसे इस तरह की स्थिति किसी भी एक तरह शिक्षक के साथ में हो सकती है जो ऑनलाइन रूप में शिक्षा दे रहा है। आप ध्यान रखें, कोविड काल में शिक्षकों की जो ड्यूटी है उसमें कई तरह के परिवर्तन किए गए, यानी स्कूल बंद थे तो उनको अलग अलग तरीके से उपयोग किया गया। जैसे अगर हम देखें कोविड काल में जो सर्वेक्षण करने की स्थिति है वहां पर जो भी एक तरह से लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की दवाएं जो उपयोग हो सकती हैं उनके बारे में प्रचार करने के लिए, वितरण करने के लिए, इसी के साथ साथ जो भी एक जिले से दूसरे जिले में निगरानी करने के लिए जो पुलिस के पोस्ट थे वहां पर भी शिक्षकों को नियुक्त करने के उदाहरण मिलते हैं। इसी के साथ साथ जो सरकारी राशन की दुकानें थी वहां पर उनकी नियुक्तियां की गई और साथ साथ कोविड की जो भी सुविधाएं थी उनका जो रिकॉर्ड था वो रखने का काम भी उनको दिया गया। तो यहाँ पर कोविड काल में शिक्षा के अलावा जो भी शिक्षक से कार्य लिए गए उसके आधार पर एक अनुमान ये लगाया गया कि शिक्षक की अपनी जो पहचान है उसका एक नुकसान उनको हुआ और ये शिक्षक के लिए सबसे बड़ी एक समस्या देखी गई। इसी आधार पर प्रमुख रूप से माना यह गया कि शिक्षक पर मानसिक दबाव बढ़ा। इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि मीडिया के माध्यम से भी शिक्षकों की स्थिति है उसको नीचे गिराने का काम किया गया। कुछ इस तरह से मीडिया रिपोर्ट आई कि शिक्षक बिना किसी काम के भी वेतन ले रहे हैं, क्योंकि जब शिक्षा एक तरह से तंत्र समाप्त हुआ, स्कूल नहीं चल रहे थे, तो वहां पर भी शिक्षकों को वेतन जैसी स्थितियां बनी हुई थी। तो यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी इस तरह का मीडिया में कोई भी वक्तव्य जारी होता है उसका परिणाम ये होता है कि जो शिक्षक है वो मानसिक तनाव में आता है, उसकी आत्म छवि और अपने आत्मसम्मान दोनों में एक तरह से गिरावट की स्थिति बनती है और ये शिक्षक के काम करने की जो स्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं गिरावट भविष्य में ला सकता है। ऑनलाइन तंत्र जैसे जैसे मजबूत हो रहा था, शिक्षकों को एक तरह से दबाव में लाया गया कि आप इस तरह के रिकॉर्ड प्रस्तुत कीजिए जो ये बताएं कि आपने सीखने की जो स्थिति है, जो शिक्षा आप दे रहे हैं उसको लगातार जीवित बनाए रखने के लिए या शिक्षा प्रदान करने के लिए आप क्या क्या नए नए प्रयास कर रहे हैं। आप ध्यान रखें, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो पहली बार ऑनलाइन तंत्र में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, तो वहां पर एक मानसिक दबाव की स्थिति उन शिक्षकों पर देखी गई। इसका परिणाम शिक्षक के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही थी उसकी गुणवत्ता पर भी देखा गया। ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत करने के लिए शिक्षकों ने जो काम किए उनको पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका, यानी उनको हम सिद्ध नहीं कर सकते कि इससे लाभ हुआ या नहीं हुआ, और साथ साथ उन विधियों की प्रभावशीलता कितनी थी उसका भी आकलन नहीं किया गया। यानी अंतिम रूप में आप कह सकते हैं कि शिक्षकों ने जो प्रयास किया उसका सही रूप में जो भी एक तरह से श्रेय है वो शिक्षकों को प्राप्त नहीं हुआ। कोविड 19 की इस महामारी में एक बड़ी समस्या ये देखी गई कि शिक्षक और जो बच्चे या विद्यार्थियों का जो संपर्क है वो एक तरह से टूट गया। तो ये संपर्क का जो टूटना है वो भी शिक्षकों को कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव में लाता है, क्योंकि अगर ये संपर्क टूटता है
तो शिक्षक के रूप में जो भी शिक्षा वो प्रदान कर रहे हैं उसको सही रूप में विद्यार्थियों तक वो पहुंचा पाएंगे, इसको लेकर वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं और ये उनके मानसिक तनाव को एक तरह से बढ़ाता है। शिक्षक के लिए प्रमुख रूप से माना जाता है कि बच्चों की जो प्राथमिक देखभाल है उसके लिए वो उत्तरदायी हैं और साथ साथ किसी भी कक्षा में जो भावनात्मक एक वातावरण होता है जिसके माध्यम से वो किसी भी तथ्य को बच्चों को आसानी से समझा पाते हैं, वो बनाने की जिम्मेदारी भी शिक्षक के पास होती है और बच्चों का भावनात्मक और व्यवहारिक जो कल्याण है वो करने की जिम्मेदारी भी शिक्षक बखूबी निभाते हैं। और शिक्षक ये काम तभी कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं मानसिक रूप में स्वस्थ होंगे। तो अगर मानसिक रूप में स्वस्थ नहीं है और उनके अपने कल्याण को लेकर स्थितियां सही नहीं है तो उनके द्वारा जो उनका प्रमुख कार्य है वो करने में समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए शिक्षक के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको लेकर हमें भविष्य में बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हम सुधारों की बात करें कि किस तरह के सुधार हो सकते हैं तो सबसे पहला और प्रमुख सुधार है तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी महामारी जैसी स्थिति में शिक्षक पर जो भी एक तरह से काम का दबाव था या अगर वो ऑनलाइन शिक्षा में नए थे तो उसका जो दबाव था तो वो दबाव का किस तरह से प्रबंधन करके अपनी स्थितियों को सकारात्मक रूप में ला सकते हैं। यहाँ पर पहला सुझाव ये है कि कोई भी स्कूल है वहाँ पर शिक्षक के लिए एक ऐसा स्थान बनाया जाना चाहिए जहाँ पर वो अपने साथियों के साथ जो भी दैनिक तनाव की स्थिति है या आपस में किस तरह से एक दूसरे के लाभ की स्थितियों को बढ़ाया जा सकता है, शिक्षा में किस तरह से नए सुधार हो सकते हैं, इस प्रकार की चर्चा के माध्यम से शिक्षक जो भी तनाव की स्थिति है उससे अपने आप को सहज महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर शिक्षक अपने साथियों के साथ बात कर पाएंगे किसी भी स्थान पर तो उनमें जो तनाव की स्थिति है उसमें कमी लाई जा सकती है। इसी के साथ साथ शिक्षकों और शिक्षकों के जो संघ हैं उनको प्राथमिकता एक एजेंडे के रूप में तनाव प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। यानी शिक्षकों के जो संघ हैं और जो शिक्षक स्वयं हैं उनको इस तरह के प्रबंधन को लेकर काम करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ हमारे जो भी शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं या कभी कभी उनके जो रिफ्रेशर कार्यक्रम होते हैं यानी उनमें कुछ नए तरह के परिवर्तन करने के लिए कोई वर्कशॉप या कोई इस तरह का आयोजन होता है तो वहां पर भी शिक्षकों के कल्याण और कार्य दबाव उसका वो प्रबंधन किस तरह से करें उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जहां पर गरीबी की स्थिति बहुत अधिक है और ऐसे बच्चों के साथ वो प्रमुख रूप से शिक्षा के तंत्र में जुड़े हुए हैं जो काफी गरीब हैं। तो ऐसी स्थिति में काम करने की स्थितियां उनके लिए बहुत सहज नहीं है। वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी तनाव की स्थिति है उसको एक तरह से पहचाना जाए और उसको मान्यता देकर उस तनाव को दूर करने के लिए प्रयास किए जाएं। क्योंकि बड़ी समस्या यह है कि मानसिक तनाव की जो स्थिति है उसको पहचान ही नहीं मिलती है और जब तक पहचाना नहीं जाएगा उस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो स्थितियां हैं उन्हें हमें अनुकूल करना पड़ेगा जिससे कि शिक्षकों की जो भलाई है उसको हम केंद्र में रखकर काम करें। क्योंकि शिक्षक प्रमुख रूप से स्कूलों में मानसिक दबाव की स्थितियों को सामना करते हैं। इसके लिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि स्कूलों में एक ऐसा वातावरण बने जहां पर किसी भी तरह से अध्यापकों को धमकाने, उनके उत्पीड़न करने या उनकी अगर कोई शिकायत है तो उसका निवारण करने के लिए जो नीतियां हैं वो स्पष्ट रूप में होनी चाहिए। आप ध्यान रखें, कभी कभी अभिभावक अपने बच्चों की जो कमियां होती हैं उसका पूर्ण दारोमदार शिक्षक पर डालते हैं और ऐसी स्थिति में शिक्षकों को धमकाने या उनके उत्पीड़न की संभावनाएं भी बनती हैं। उन स्थितियों से निपटने के लिए स्कूलों में एक तरह से स्थिति होनी चाहिए और इसके लिए निवेश करके जो भी संसाधन या आवश्यकताएं हैं वो विकसित करनी होगी। इसी के साथ साथ स्कूलों में मनोसामाजिक सेवाओं का एक सहायता प्रणाली तंत्र बनना चाहिए जिसका आसानी से शिक्षक उपयोग कर सकें और जो भी मानसिक तनाव की स्थिति है उसको दूर करके और स्कूल में जो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है प्रमुख रूप से शिक्षकों की उसको मजबूत किया जा सके। अंतिम रूप में शिक्षकों की जो भी उपलब्धियां हैं वो छोटी हो या बड़ी उनको प्रमुख रूप से वहां पर सम्मानित करने की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने कार्य के लिए जब सम्मानित होता है तो वो उत्साहित होकर काम करता है और मानसिक तनाव जैसी स्थितियां काफी पीछे हटती हैं। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि हम ध्यान रखें कि भविष्य के लिए अगर हम संवेदनशील, अग्रगामी, उन्नत एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां पर हमारे बच्चे पेशेवर रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ सुरक्षित हों और हम चाहते हैं कि बच्चे सही रूप में अपने मानसिक और बौद्धिक विकास में आगे बढ़ सकें, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मानसिक स्वास्थ्य की जो एक नई चुनौती है उसके ऊपर हम ध्यान दें और प्रमुख रूप से शिक्षकों का जो मानसिक स्वास्थ्य है हमें उसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है।
क्योंकि हम ध्यान रखें, अगर शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षकों की भलाई और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम अपने खुद के भविष्य यानी बच्चों का जो स्वास्थ्य है, उनकी जो मानसिक विकास है, उनका जो बौद्धिक विकास है, उसको हम मजबूत कर पाएंगे। तो अपने भविष्य के लिए हमें आवश्यकता है कि जो शिक्षक हैं उनके कल्याण और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाए। आज के अपने अगले विषय को देखते हैं, ग्रीन शूट्स। और ये प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र में जो सुधार है उसकी स्थितियों को लेकर चर्चा है। भारत सरकार के द्वारा कृषि के संबंध में सुधार के जो 3 कानून थे उनको संसद में वापस ले लिया गया है। तो ये कानून जरूर वापस लिए गए हैं, लेकिन अगर हम सुधार की स्थिति देखें तो अर्थव्यवस्था में अभी भी कृषि क्षेत्र में एक बड़े सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हमारी कृषि पर हमारी अर्थव्यवस्था का 45% से ज्यादा लोग आजीविका के लिए निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि क्षेत्र की आवश्यकता है। तो ये ऐसे कारण हैं जो कृषि क्षेत्र के महत्व को बताते हैं। इस आधार पर प्रमुख रूप से माना यह जा रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्थिति है उसको और मजबूत किया जाए। लेकिन अगर हम पंजाब, हरियाणा और साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इस रूप में ये तथ्य बताने में सफल होते हैं कि वो अगर अपने यहाँ फसलों के पैटर्न में एक विविधता लेकर आते हैं, नई तरह की फसलें लगाते हैं और उन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार देती है, तो ऐसी स्थिति में होगा ये कि ज्यादा सिंचाई का उपयोग करके जो फसलें उगाई जा रही हैं, जैसे अगर हम बात करें चावल की, तो उनकी स्थिति थोड़ी सी कम होगी। यहाँ पर चावल के उत्पादन को घटाने की बात नहीं है, बात प्रमुख रूप से यह है कि जो फसलों की विविधता है वो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में बढ़नी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब न्यूनतम समर्थन मूल्य को हम अन्य फसलों पर भी सफलतापूर्वक लागू करेंगे। 23 फसलें जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, गेहूं, चावल और गन्ने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक लाभ की स्थिति बनती है। तो अन्य प्रकार की फसलों में अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ होगा तभी एक तरह से उनको हम आगे फसल में उत्पादन की स्थिति में ला सकते हैं, और ये स्थिति हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य में सुधार करके लानी होगी। आप ध्यान रखें, जब हम पंजाब हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंचाई के साधन जरूर उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ बहुत भारी वर्षा का क्षेत्र नहीं है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगर चावल का उत्पादन इन क्षेत्रों में कुछ घटता है तो हमें उन क्षेत्रों में चावल उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे जहां पर पानी की प्रचुरता है। इसके आधार पर हम अपने यहाँ जो फसलों की स्थिति है वो पारिस्थितिकी रूप से जो भी भौगोलिक एक तरह से प्रसार है उसको देखकर बढ़ाएंगे। यानी जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर चावल जैसी फसलों को प्राथमिकता देना। इसके विपरीत हमारे जो शुष्क क्षेत्र हैं जहां पर बहुत बारिश नहीं होती है, जैसे अगर हम महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र की बात करें, वहां पर बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती होती है, लेकिन सोयाबीन पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है और जो वहां पर लागत है उसकी तुलना में काफी अंतर है। तो ये अंतर दूर करने की आवश्यकता है, तभी हम शुष्क क्षेत्रों में भी जो फसलें हैं जो एमएसपी के साथ अगर लाभ देंगी तो उनके प्रसार को बढ़ा पाएंगे। तो हमें इस तरह की जो स्थितियां हैं, जो हमारा पारिस्थितिकी क्षेत्र उनके अनुसार अलग अलग जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र हैं वहां पर जो फसलें उपयुक्त हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने की प्रक्रियाएं करनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्थिति को अगर विस्तारित किया जाएगा तो भारत में जो भी क्षेत्रीय असमानता दिखती है कृषि को लेकर उसको हम दूर कर सकते हैं, और ये कृषि क्षेत्र में एक बड़े सुधार के रूप में होगा। हम अपने अगले आलेख को देखते हैं, सेंट्रल लुकिंग टू यूज स्टेबल एज बायोफ्यूल। तो जैव ईंधन के रूप में जो भी हमारा पराली, जो प्रमुख रूप से फसलों का अवशेष बचता है, उसका उपयोग करने के लिए एक तरह से सरकार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से पराली के प्रमुख जो उपयोग हैं वो जैव ईंधन के साथ साथ खाद के रूप में थे, और माना यह गया कि बड़े क्षेत्रों में इसका एक तरह से उपयोग किया भी गया। अगर हम आंकड़ा देखें तो पंजाब और हरियाणा में 1 लाख एकड़ का जो खेत का क्षेत्र है वहां पर पराली से बनी हुई जो कंपोस्ट खाद है उसका उपयोग किया गया, जबकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो ये 6 लाख एकड़ के क्षेत्र में किया गया। तो इस तरह से पराली का कंपोस्ट खाद के रूप में जो उपयोग है वो बेहतर रूप में हो सकता है, और ये आर्थिक रूप में कृषि क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगा, और उत्तरी भारत में पराली जलने से प्रदूषण की जो स्थिति है उसको रोकने में भी मदद करेगा। आप ध्यान रखें, जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 2009 में अपनी एक राष्ट्रीय नीति ला चुकी है, जिसमें परिवर्तन करके 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लाई गई। उसके उद्देश्य अगर हम देखें तो कोशिश ये है कि 2030 तक डीजल में जो बायोडीजल का एक तरह से मिश्रण है वो 5% तक बनाना है, और 2025 तक, आप ध्यान रखें पहले ये लक्ष्य भी 2030 था,
लेकिन अभी सरकार ने इसको 5 साल बढ़ा लिया है, यानी ये अब 5 साल पहले प्राप्त किया जाएगा। यानी 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का जो मिश्रण है वो किया जाने का सरकार का प्रावधान है। तो कोशिश ये है कि जैव ईंधन के रूप में स्थितियां अगर बढ़ेंगी तो पराली का उपयोग जैव ईंधन बनाने में होता है, और ये जैव ईंधन पर हमारी जो राष्ट्रीय नीति है उसको मजबूत करने में भी मदद करेगा। आज के अपने अंतिम यहां पर विषय को देखते हैं। यूएन कन्फर्स ऑब्जर्वर स्टेटस ऑन सोलर अलायंस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने निर्णय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को एक पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान कर दिया है। इसके आधार पर प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र के बीच में जो सहयोग की स्थिति है वो मजबूत होगी। इससे वैश्विक स्तर पर ऊर्जा वृद्धि और विकास की संभावनाएं प्रबल होंगी। जब हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो बैठक हुई थी, यानी 21वां जो जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन था, वहां पर प्रमुख रूप से भारत और फ्रांस के एक तरह से संयुक्त प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अस्तित्व में आया था। आप ध्यान रखें, इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य सौर ऊर्जा को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना है। यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर इसको पर्यवेक्षक का दर्जा मिलता है तो ये स्थितियां और ज्यादा अनुकूल होंगी। अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो फ्रेमवर्क है उसमें 80 देशों ने हस्ताक्षर करके पुष्टि कर दी है। 101 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, यानी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रमुख रूप से उपयोग है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके प्रभावी और परिवर्तनकारी जो ऊर्जा समाधान है वो विकसित किए जाएं, और कोशिश यह है कि कार्बन की स्थिति उसको एक तरह से कम लाया जाए जो उत्सर्जित होता है अलग अलग ईंधन के उपयोग करने से। विशेष रूप से जो अल्प विकसित देश हैं यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और छोटे द्वीपीय विकासशील देश हैं, उनको प्रमुख रूप से यहाँ पर लक्षित किया गया है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की प्रमुख रूप से रणनीति देखें जिसको टुवर्ड्स 1000 कहा जाता है, तो इसमें 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से 1000 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त किया जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के माध्यम से 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंच प्रदान की जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप माना यह जा रहा है कि 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो हर साल 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है उसको कम किया जा सकता है, और यह जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में एक बड़ी मदद प्रदान करेगा। आज की अपनी चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला, भारत में वस्तु और सेवा कर से संबंधित प्रमुख समस्याओं की चर्चा करते हुए उनसे जुड़े समाधानों पर अपने विचार प्रस्तुत करें। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। भूमिका देखते हैं, वस्तु और सेवा कर से संबंधित प्रमुख समस्याओं को आप बताएं। मुख्य भाग में वस्तु और सेवा कर से किस प्रकार के लाभ की आशा थी, जो हमने प्रमुख लाभ की बात करी थी वो आप बताएं। समस्याएं किस रूप में उत्पन्न हुई उनकी चर्चा करें, और हल कैसे किया जा सकता है उनके लिए भी प्रमुख जो समाधान है वो आपको बताने हैं। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि वस्तु और सेवा कर से अगर राज्यों को लाभ की स्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास होगा तभी जीएसटी का सही रूप में जो लाभ है वो देश की अर्थव्यवस्था में दूरगामी रूप में दिखाई पड़ेगा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, यदि हम चुनौतियों के प्रति संवेदनशील अग्रगामी उन्नत एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे पेशेवर रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ सुरक्षित हों, नई चुनौतियों जैसे मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें, तो हमारे शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का कोई विकल्प नहीं है। उपरोक्त कथन का विश्लेषण करें। 150 शब्दों में 10 अंकों में यह प्रश्न आपको लिखना है। भूमिका, महामारी के दौर में शिक्षकों को किस प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रमुख रूप से आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के कारण प्रमुख रूप से जो मानसिक तनाव की स्थिति उनमें पैदा हुई उसे आप बता सकते हैं। मुख्य भाग में आप बताएंगे मानसिक स्वास्थ्य प्रमुख समस्या के रूप में कैसे उभरा है और इसके समाधान किस रूप में हो सकते हैं। जो हमने अलग अलग समाधान के जो तंत्र बताए थे उनकी आप चर्चा कर सकते हैं। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की मजबूती शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक दूरगामी प्रभाव डालती है। अतः शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता बच्चों के सुरक्षित और बेहतर भविष्य की प्राथमिकता तय करेगी। यह हमारा 11 दिसंबर 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।